नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। मुस्लिम आरक्षण कर्नाटक से निकला ये जिन संसद से सड़क तक अब सब जगह घमासान मचा रहा है। कर्नाटक में मुसलमानों को सशक्त बनाने का दावा कर एक बिल पास किया गया और सरकारी ठेकों में आरक्षण देने की तैयारी हुई, लेकिन इसे लेकर बवाल तब मच गया जब कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने संविधान में संशोधन तक का इशारा कर दिया। कांग्रेस की इस पिच पर बैटिंग करने के लिए बीजेपी जोर शोर से उतरी और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। उसने इसे देश को तोड़ने वाला बताया और संविधान से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सबका हवाला दे दिया। इधर कांग्रेस ने इसे पिछड़ा पर दूर करने का हथियार बताकर बिल का बचाव किया और कहा कि संविधान में बदलाव की बात ही नहीं है और किसी को ऐसा करने भी नहीं देंगे। तो सवाल यह है कि क्या ये एक सिर्फ पूरी तरह से पॉलिटिकल मुद्दा है? क्या यह सिर्फ मुस्लिम तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति है जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है, या फिर सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन दूर करने का कोई आधार है? मेहमानों से अपने पैनल से समझेंगे कि यह इस पूरे हंगामे का मकसद क्या है, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। कर्नाटक में सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को आरक्षण के फैसले पर सियासी रण शुरू हो गया है। कर्नाटक में सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4% आरक्षण वाला बिल पास हुआ। इसके बाद कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर संविधान संशोधन की तरफ इशारा कर दिया। इसके बाद चिंगारी भड़क गई। हमने कुछ शुरुआत की है। मुझे पता है कि लोग कोर्ट जाएंगे। अच्छे दिन का इंतजार करते हैं। अच्छे दिन आएंगे। बहुत सारे बदलाव हैं। संविधान बदलेगा। ऐसे फैसले भी हैं जो संविधान को बदल देते हैं। अगर आप मानते हैं, अगर आप बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान को मानते हैं, तो आपके वो संवैधानिक पद पर बैठ करके जो आज ये बयान दिया है उसको तुरंत बर्खास्त करो। बीजेपी ने संसद में संविधान को बदलने का मुद्दा उठाकर कांग्रेस को घेरा तो मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने खुद को संविधान का रक्षक बताया। लोकसभा की लड़ाई में इस पिच पर कांग्रेस ने जमकर बैटिंग की, लेकिन शिवकुमार के बयान से कांग्रेस की संविधान बचाओ वाली गाड़ी का पहिया फंस गया। बीजेपी ने सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस के खिलाफ हुंकार भरी तो फिर आग पर पानी डालने के लिए खरगे ने मोर्चा संभाला। ये लोग बड़े संविधान के रक्षक बनते हैं और ये लोग संविधान की रक्षा करने की बात सारे देश को बताते हैं, ढोल पीटते हैं, वो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। ये इसके लिए हम रोज करते हैं। देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया वो कोई बदल नहीं सकता। रिजर्वेशन की कोई खत्म नहीं कर सकता और उसकी रक्षा के लिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने पूरा भारत जोड़ो यात्रा की। ये भारत तोड़ो करने वाले ये सब रिजर्वेशन को धज्जियां उड़ाने वाले लोग हैं। सवाल यह है कि आखिर सरकारी ठेकों में आरक्षण को संविधान के साथ खिलवाड़ क्यों कहा जा रहा है? दरअसल कर्नाटक में पिछड़ेपन के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण का जिक्र साल 1921 में मिलता है। फिर 1995 में मुस्लिम आरक्षण को ओबीसी के 32% आरक्षण के भीतर 4% तक आरक्षण देने की कैपिंग कर दी गई। लेकिन अप्रैल 2023 में कर्नाटक की वासवराज सरकार ने इस कोटा को रद्द कर दिया। तब से इस पर सिर फुटअव्वल चल रही है। इसलिए कांग्रेस ने अपने चुनावी वादे को पूरा करने के लिए जैसे ही सरकारी ठेकों में ओबीसी की कैटेगरी 2B के तहत मुसलमानों को 4% आरक्षण का बिल पास किया, हंगामा खड़ा हो गया। बीजेपी इसका विरोध धार्मिक आरक्षण का हवाला देकर कर रही है और कांग्रेस को ही संविधान की धज्जियां उड़ाने वाली बता रही है। वहीं कांग्रेस पिछड़ेपन की दलील दे रही है। ऐसे में इस सियासी टेंशन का सच क्या है? क्या ये बीजेपी की बदले की राजनीति है जिसमें वो लोकसभा की लड़ाई के दौरान संविधान को लेकर जो बदनामी कांग्रेस ने उनकी की थी उसको लेकर वो अब कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर रही है? तो देखिए, इस पूरी बहस के दो मुद्दे हैं। एक तो मुद्दा है कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण, जिसके इर्द गिर्द ये पूरी बहस खड़ी हुई, और उसके ऊपर दूसरी जो चीज़ है वो है डीके शिवकुमार का वो बयान जिसमें उन्होंने संविधान में बदलाव वाली बात कर दी। तो
अब थोड़ा इसी को डिकोड करेंगे कि असल मुद्दा है क्या, बात फंसी कहां पर और विरोध किस बात का है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ आज जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता राजीव जेटली जी, कांग्रेस की प्रवक्ता पूजा त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी और सतीश के सिंह साहब, और साथ ही शामिल होंगे कार्यक्रम में ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मौलाना साजिद रश्दी जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा मैंने कहा कि दो चीज़ें हैं पूरी डिबेट के अंदर, एक तो आरक्षण जो कि कर्नाटक के अंदर है, वो भी थोड़ा पेचीदा मामला, उसमें चीज़ों को थोड़ा समझने लायक है क्योंकि कई सारे अखबार देखे मैंने, उनकी हेडलाइंस देखी, क्लैरिटी के साथ नहीं है। 4% का मतलब क्या, ओवरऑल ओबीसी कोटा है उसमें 4% का मतलब क्या, 2B, ये वो बहुत जटिल सा है पूरा स्ट्रक्चर। और दूसरा जो शिव कुमार साहब ने कहा कि भाई बदलाव होते हैं और फिर संविधान भी बदलता है, तो चलिए पहले इस मुद्दे से शुरू करते हैं, बाद में ऑलरेडी वो चीज़ बात आ जाएगी कि एग्जैक्टली कर्नाटक में हुआ क्या। लेकिन पहले बड़ा मुद्दा जिसकी गूंज संसद तक आई वो संविधान वाली बात पर आई। तो पूजा जी देखिए, शिव कुमार साहब के बहुत सारे बयान आए इस दौरान। पहले तो जो उन्होंने वो टीवी इंटरव्यू में कहा वो कहा, उसके बाद उन्होंने उस पर सफाई भी दी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने कैजुअली बोल दिया था वो बात। अब अगर कैजुअली बोल दी है तो बात ही खत्म हो गई, फिर हम यहाँ बैठे क्यों हैं, इतना मुद्दा क्यों गरमाया। लेकिन जब इतनी बड़ी बातें होती हैं, जब संविधान से रिलेटेड चीज़ें हैं, आरक्षण है, मुसलमान हैं, कैजुअली चीज़ें नहीं चल सकती। विपिन जी, पहले तो सभी को नमस्ते। विपिन जी, सबसे पहले मैं ये सवाल पूछूंगी कि आप डीके शिव कुमार की बाइट को आप न्यूज़ 18 सबमिट था शायद, उसमें आप एक बार चलाइए, 2 बार चलाइए, कहीं पर भी उन्होंने ये बात कही कि हम धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे? उन्होंने कहीं नहीं। तो मैं पूजा जी दो चीजें मैंने कहा ना, हम दो हिस्से में बांटेंगे, आरक्षण वाले पे भी आएंगे, वो क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल मामला है उस पर आएंगे, लेकिन पहले ये वाला हिस्सा जहां पर उन्होंने कहा कि संविधान बदलता है, बाद में वो कह रहे हैं कि मुझसे कैजुअली निकल गया, मेरा मतलब वो नहीं था। और जो बीजेपी उस पे हंगामा कर रही है, मैं आपको वर्बेटिम बता देती हूँ, कोट अनकोट डीके शिव कुमार जी ने क्या कहा। लेट अस सी व्हाट कोर्ट कम्स आउट, लेट अस वेट फॉर कोर्ट जजमेंट। मुझे लगता है कि डीके शिव कुमार जी इस पे, ये कैप पे जो हमारी जो पूरी लड़ाई है आरक्षण का कैप हटाने की, उसको आंसर कर रहे थे। पर कहीं पर भी वो 36 साल से राजनीति में है विपिन जी, वो भी जानते हैं, और कांग्रेस का एक कार्यकर्ता से लेकर कांग्रेस के पूरे नेतागण जानते हैं कि धार्मिक आधार पर संविधान में आरक्षण है ही नहीं। तो जब हमने ये आरक्षण दिया है केटीपीपी में, जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट बिल में, मैं इसको पूरी तरह से क्लियर करना चाहूंगी कि 24% बैकवर्ड क्लासेस को है, जिसमें 17। तो फिर पूजा मैम, हाँ ठीक है, वो टेक्निकलिटीज में हम जाते हैं। तो फिर इसका तो एक मतलब ये हो गया कि जो आरोप बीजेपी लगा रही है कि शिव कुमार साहब बस वो रिझाने वाली राजनीति, तुष्टीकरण वाली राजनीति कर रहे थे, मामला भारी पड़ गया तो कह दिया मैंने कैजुअली बोला। हमने कब तुष्टीकरण किया? हमने मुसलमानों को कैटेगरी 2 में सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड होने के कारण रिजर्वेशन दिया, हमने कहीं पर भी उनको मुसलमान होने के कारण नहीं दिया। केटीपीपी में जब भी टेंडर्स में 1 करोड़ से 2 करोड़ किया गया है, कैटेगरी 1 है, 2 है। नहीं, मेरा मतलब है कि अगर हाँ उन्होंने पहले बयान में अगर उनका सही था तो फिर वो उनको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी कि मैं तो ये कैजुअली बोल गया। मैं वो थोड़ा समझना चाह रहा हूं बस आपसे। इसीलिए जयराम रमेश जी नोटिस दिए हैं, प्रिविलेज नोटिस, मोशन ऑफ नोटिस दिए किरण रिजिजू और जेपी नड्डा जी के खिलाफ कि उन्होंने डीके शिव कुमार के बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया। ठीक है, गॉट योर पॉइंट। तो यहां पर राजीव जेटली जी हैं। राजीव जी, अब शिव कुमार साहब के अलग अलग बयान जैसे मैंने कहा, लेकिन जो दो प्रमुख बयान, एक तो वो जो टीवी इंटरव्यू में आया और दूसरा उसके बाद सफाई के तौर पे आया जिसमें उन्होंने कहा कि वो मुझसे निकल गया कैजुअली। ठीक है, अब फिर पूरा मामला संसद में पहुंचा और सब कुछ हुआ, हम सब ने देखा है। अब वो भी कह रहे हैं और मैम ने भी यहां कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, उन्होंने ये बात कही नहीं। हाँ देखिए राजीव जी कितनी हैरानी की बात है विपिन जी। हाँ विपिन जी, बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, विचारों को तो नहीं तोड़ा मरोड़ा जा सकता ना। अभी तो शुरुआत हुई है, ये बोल दें कि हम किसी तरीके से मुसलमानों के फेवर में नहीं है, ये बोल दें हम आरक्षण नहीं दे रहे हैं, ये बोल दें कि हम ओबीसी का जो आरक्षण है, दलितों का जो आरक्षण है, बैकवर्ड क्लास का जो आरक्षण उसको नहीं काट रहे हैं, ये बोल दें इस बात को। ये दे रहे हैं क्योंकि इन्होंने कहा वो पिछड़ापन में जी रहे हैं, वो पिछड़े हुए हैं। और कौन पिछड़े हुए? ध्यान दीजिएगा इस बात की तरफ। ये उन लोगों को पिछड़ा हुआ बता रहे हैं
जिनको लगभग 75 साल पहले नेहरू जी ने कहा था ये डरे हुए हैं, इनके लिए अलग से कानून होने चाहिए, इनको अलग से बसाया जाना चाहिए, इनको सबके बीच में नहीं रखना चाहिए। ये तो पार्टीशन के बाद की बातें हैं। तब भी इनको अलग रखा गया, तब भी डरे हुए थे, पिछड़ेपन में थे, घबराए हुए थे, गरीब थे, पढ़े लिखे नहीं थे। अरे भाई 75 साल तक तो आप ही की सरकार रही ना। 75 साल तक इन हालातों को पैदा करने वाले कौन थे? आपने अपनी राजनीतिक सर्वाइवल के लिए 2-2 टुकड़े करवा दिए देश के, और उसके बाद भी आप कह रहे हो डरे हुए हैं, पिछड़े हुए हैं, अपग्रेड नहीं हो पाए हैं। मतलब आज देखिए इस मुसलमान को फिर से एक अलग कैटेगरी में रखा जा रहा है। हम जब देश को जोड़ने की बात करते हैं, भारत बनाने की बात करते हैं, तो ये स्पेसिफिक इशू उठाते हैं, और वो भी धर्म के आधार पर। और हमें बार बार बोलते हैं आप लोग धार्मिक आधार पर लोगों को बरगलाते हैं, भड़काते हैं। यही इल्जाम लगाया जाता है ना भारतीय जनता पार्टी पर। आप ये सोचिए, सीधा सीधा बोल रहे हैं भाई ओबीसी तुम इस रिजर्वेशन के अधिकारी नहीं हो, इसीलिए आपसे लिया जा रहा है। दलितों तुम इस रिजर्वेशन के अधिकारी नहीं हो, इसलिए आपसे लिया जा रहा है। आपसे ज्यादा जरूरत उनको है। उसमें से क्या, इसमें थोड़ा, क्योंकि मैंने कहा ना जेटली साहब थोड़ा टेक्निकल होगा, क्या चीज ली गई, मतलब उसमें से ये मैं बात नहीं समझ पाया जो आप कह रहे हैं। देखिए आप ये देखिए, रिजर्वेशन का जो प्रावधान है, अगर इसमें कोटा सिस्टम लागू किया जाता है तो वो किसका विड्रॉ किया जा रहा है? सिंपल है, वो ओबीसी का विड्रॉ किया जा रहा है। पूछिएगा भी, कांग्रेस की प्रवक्ता बताएंगे आपको थोड़ी देर के बाद। आप किसी के अधिकार लेकर किसी को दे रहे हैं। और दूसरी बात सुनिए, इस देश के अंदर क्या मुसलमान टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं करता है? अब तो मुझे भी कोई काम करना पड़ेगा, और मैं कोई बिजनेस करता हूं तो मैं किसी अहमद साहब को ढूंढूंगा, किसी मौलाना को ढूंढूंगा। भाई तुम मेरी जगह तुम टेंडर में पार्टिसिपेट कर लो, मैं एफिडेविट साइन कर लेता हूं आपके साथ, क्योंकि आपको स्पेशल अधिकार रहेंगे उस सरकार के अंदर। और बड़ा अगर कोई पिछड़ा हुआ है तो वो इनके हिसाब से केवल मुस्लिम है, वो दलित नहीं है, वो ब्राह्मण नहीं है, वो दूसरी कास्ट जो कर्नाटका में रहती है वो नहीं है, वो राजपूत नहीं है, वो ठाकुर नहीं है। मतलब एक कन्नड़ व्यक्ति वो पिछड़ा हुआ नहीं, वो सब समृद्ध है, सबके पास सब कुछ है। अगर किसी को देने की जरूरत है तो वो धर्म के आधार पर केवल मुसलमानों को है। और इसको भी छोड़िए, अब इनकी सोची नीति कैसी है इनकी। सायरा बानो मुस्लिम महिला जो है वो मुस्लिम नहीं है, शायरा बानो मुस्लिम महिला जो है वो मुस्लिम नहीं है। ये इस्लामिक कानून से अपनी सरकारें चलाते हैं या देश के कानून से चलाते हैं? इनसे पूछ के देखिए एक बात, ये तो कानून भी बदल देते हैं। शायरा बानो केस में क्या हुआ? कानून ही बदल दिया इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को दरकिनार कर दिया, उसके लिए भी ये बिल लेकर के आ गए। तो एक बात सोचिए, ये मुसलमानों की हितैषी नहीं है, मुस्लिम महिलाओं की कितनी खिलाफत में खड़े हैं इसका अंदाजा तो आप लगा सकते हो। ट्रिपल तलाक पर कौन खड़ा था सड़कों पर हमारे खिलाफ? वो तो अब वो बात होगी, लेकिन अब चूंकि वापस से थोड़ा विषय पे लेके आता हूं, इस पे हमारे बाकी के मेहमान भी हैं, उनसे बात करता हूं, क्योंकि मैंने कहा ना थोड़ा टेक्निकल भी है और थोड़ा ये बहस का मामला भी है कि संविधान पे उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, बदलने की बात कही, माफ़ी भी मांग रहे हैं, माफ़ी तो नहीं मांग रहे, कह रहे हैं कैजुअली मैंने बदला। सतीश जी, कैसे, कौन सा सिरा पकड़ना है इस बहस का? इस बहस में बात मुस्लिम आरक्षण की है, जिसको अभी हम जाएंगे अंदर डीप में, कि वो 4% जो है वो 4% सिर्फ मुसलमानों के लिए है, या उसमें सारी बैकवर्ड क्लासेस इंक्लूडेड है और उसमें आपने मुसलमान को भी बैकवर्ड क्लास मान के डाला है? वो पेच जाके फंसता है वहाँ की संविधान आपको धर्म के आधार पर तो आरक्षण देने की इजाज़त नहीं देता, लेकिन कहता है कि आप कुछ बात की जो चीज़ें हैं वो कहती हैं कि आप उनको बैकवर्ड होने के कारण इंक्लूड कर सकते हो। बहस किस बात की है, संविधान पर टिप्पणी या आरक्षण? दोनों पे टिप्पणी है। देखिए, संविधान बदलना और संविधान में बदलाव करना आसमान जमीन का अंतर है। ये जिसको जो सूट करता है वो हिसाब से बना लेता है। 24 का चुनाव है, चाहे आज बीजेपी जो कह रही है वो है, पहली बात। दूसरी बात, हिंदुस्तान की राजनीति में एक बार प्रयास 2004 में आंध्र प्रदेश में अलग से आरक्षण देने का हुआ था, अलग से, और कुछ तेलंगाना में भी हुआ था, लेकिन वो आज तक आरक्षण अलग से मिल नहीं पाया है कि संविधान के रूप से, संविधान से या कोर्ट के मुताबिक ऐसा हो नहीं पाया है। तो मुझे नहीं लगता है, आप भी जब उलझे हुए हैं तो मैं भी उलझा हुआ हूँ, मुझे जो समझ में आया है वो कर्नाटक वाला, वो मुसलमानों को ओबीसी कोटा के भीतर ही देना है। अब दिक्कत क्या है कि विपक्षी पार्टी जो है
मुसलमानों के एक हिस्से को बैकवर्ड मानते हैं, पिछड़ा मानते हैं। भाजपा तो बिल्कुल नहीं मानती है। आज लेकिन एक बड़ी चीज है, उसका जिक्र जरूर करना चाहूंगा। मैंने सुना है, पुष्टि तो आप ही लोग करेंगे, कि प्रधानमंत्री जी कुछ ईदी का किट भेज रहे हैं, किट लाखों में। तो पता नहीं अब ये कहाँ से क्या हो रहा है, लेकिन हो तो रहा है। लेकिन मोटी बात यह है, जो हम इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास या जजमेंट या जो चीज़ें हुई हैं उसके हिसाब से तो मुस्लिम आरक्षण अलग से धर्म के आधार पर ये अभी स्वीकृत नहीं हुआ है। और वैसे ओबीसी कोटा के अंदर देखिए, ओबीसी कोटा के अंदर देखिए तो बीजेपी या बीजेपी एलाइज, उनके सहयोगी, कई ऐसी सरकारें होंगी जहां पर ये आरक्षण मिल रहा है। मैं बिहार की तो जानता ही हूं, हमने ये और भी बाकी स्टेट्स है, लेकिन बिहार की मैं जानता हूं इसीलिए बोल रहा हूं। बाकी जो आप राज्य कहेंगे जो बीजेपी से इतर है, मान लीजिए ये केरला में 1952 से है, तमिलनाडु में है, और ऐसे कर्नाटक में भी है पहले से 95 से मेरे ख्याल से। तो ये सब तो चल ही रहा है। तो मोटी बात खुल मिला के यही आता है कि जो राजनीति है, राजनीति में जो फायदा लॉस, इसके हिसाब से चीज़ों की व्याख्या होती है और उसी हिसाब से पोजीशन लिया जाता है। वैसे भी ये वाला जो आरक्षण है, वो आरक्षण, मैं भी धर्म के पर आधारित आरक्षण के बिल्कुल खिलाफ हूँ, मैं व्यक्तिगत रूप से। लेकिन एक चीज़ तो है भाई, पिछड़ा तो किसी न किसी धर्म का तो होगा ही ना, इसको तो हमें समझना पड़ेगा, इसको हम माने या ना माने, लेकिन ये सही है, ये बात है। एक अंतिम बात जरूर और कहना चाहूँगा, अंतिम बात ये कहना चाहूँगा कि माहौल ही ऐसा है, तो सब अपना लाभ फायदा के हिसाब से उस तरह के पोजीशन को बनाते हैं। जब मान लेते हैं, मुझे भी लगा डीके शिव कुमार की बातों से कि कुछ इधर उधर बोल गए वो, लेकिन अब उन्होंने जब माफी मांग ली या स्पष्टीकरण दे दिया तो फिर क्यों भारतीय जनता पार्टी उद्वेलित है? उसको खुश होना चाहिए कि भाई आज वो है, कल को आप, वो तो बीजेपी तो ये भी सोच सकती है कि कल को जो है मेजॉरिटी जो कम्युनिटी है, हिंदू राष्ट्र की बात तो चलती रहती है। इनके 6 लोगों ने 2024 के चुनाव से पहले संविधान और हिंदू राष्ट्र आदि की बात की थी, बदलने की और लाने की। तो उनके दिमाग में कभी आए, बाद में भी चले कि भैया ठीक है, ये तो आक्रांता हैं, ये बाहर से आए हैं या क्या आए हैं, घुसपैठिए हैं, क्या है। तो भाई मेजॉरिटी जो कम्युनिटी है उसी को एक अलग से आरक्षण दे दिया जाए। ठीक है, ये पॉलिटिक्स है, नथिंग एल्स। ठीक है हर्ष जी, अब जयराम रमेश साहब का बयान है जो संसद में है कि नड्डा जी और रिजू जी दोनों ने राज्यसभा में सही बात नहीं बोली, कांग्रेस और हमारे नेताओं को बदनाम किया। उन्होंने जो कहा कि कांग्रेस पार्टी धर्म के आधार पर आरक्षण देने के पक्ष में है, ये बिल्कुल झूठ है और इसीलिए हम विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे रहे हैं। तो अगर ये झूठ है, वो दावा कर रहे हैं, तो फिर कर्नाटक में क्या हुआ? मतलब ये बात बहुत गोल गोल घूम रही है। नहीं, गोल गोल नहीं घूम रही विपिन जी, बहुत स्पष्ट है। जो कुछ हो रहा है कांग्रेस यही चाहती है। ये कांग्रेस को भी पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में रिलीजन के आधार पर, मजहब के आधार पर कोई भी आरक्षण नहीं दिया जा सकता, कोई भी मतलब कोई भी। और कई बार हम पत्रकार लोग भी गड़बड़ करते हैं, जो नेता होते हैं वो तो मान लीजिए कि गड़बड़ का अवसर ही खोजते हैं। तो कह दिया जाता है कि देखिए कई राज्यों में पिछड़ों को, मुस्लिम हैं, उनको भाजपा की सरकारें भी दे रही हैं। अब दरअसल वो अंतर भूल जाते हैं कि एक सेंट्रल की लिस्ट होती है ओबीसी की, अगर उसमें कोई मुस्लिम से भी आने वाला है तो वो सभी राज्य उसको देते हैं, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं। और इस देश में इस संविधान ने सबको एक बराबर अधिकार दिया है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। मुसलमानों के लिए बाकायदा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग है, मुसलमानों के लिए बाकायदा स्कॉलरशिप से लेकर ढेर सारी ऐसी योजनाएं हैं। अब लेकिन जरा दुर्भाग्य देखिए किस तरह से मुसलमानों को दिखाने के लिए, और मैं फिर कह रहा हूं दिखाने के लिए, क्योंकि अगर दिखाने के लिए नहीं होता तो भाई सच्चर कमेटी से लेकर इतनी रिपोर्ट सब यही तो बता रही थी नहीं, कांग्रेस के शासन काल में मुसलमान और बेकार होता चला गया, और जाहिल हो गया, और गुर्बत में चला गया, और गरीबी में चला गया। अब स्थिति सोचिए क्या कहा उन्होंने, ये कोई आरक्षण नहीं दिया है। एक कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी करके को पूरा बिल का नाम मैं भूल रहा हूं, उसमें कैटेगरी 2 भी है।
देवगौड़ा सरकार ने SC ST के लिए 1 करोड़ तक के ठेके की बात की थी। पहले 50 लाख था, फिर 1 करोड़ हुआ, अब उसको बढ़ाकर 2 करोड़ किया गया। उसमें कैटेगरी 2B में OBC के तहत मुसलमानों को शामिल करके 4% दे दिया गया। अब एक चीज और सोचिए, बसवराज बोम्मई की सरकार आई थी, तो जो पहले से चला आ रहा था, उन्होंने कहा भाई ये नहीं हो सकता, मुसलमानों को अलग से ऐसे कैसे आप दे सकते हैं? तो उन्होंने 4% में से 2% लिंगायत और 2% वोक्कलिगा उन्हें दे दिया। DK शिव कुमार वोक्कलिगा के नेता हैं, इसके बावजूद उनको मुसलमान नेता बनने का ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि कर्नाटक में जब PFI पर बैन लगा था देश भर में, तो कर्नाटक में कांग्रेस ने कहा कि हम बजरंग दल पर बैन लगाएंगे। आप इसको जरा समझिए, लार्जर पर्सपेक्टिव इसको समझना होगा। देश भर में मुसलमान कांग्रेस को अपनी पहली पार्टी माने, इसके लिए कांग्रेस प्रयासरत है। हिंदू में तो रोज ही राहुल गांधी कहते हैं जाति जाति बांटो, ब्राह्मण बांटो, राजपूत बांटो, सवर्ण अवर्ण पिछड़ा अगड़ा, जाने क्या क्या वो बोलते हैं। वो तो राह चलते पत्रकार से पूछ लेते, बताओ कौन जात हो तुम, और बेचारे ऐसे पत्रकार को पिटवा दिया जो पिछड़ी जात से आते हैं, जो OBC कही जाती है। हालांकि यह भी बड़ा विचित्र है कि आज भी हमें देश में पिछड़ी जात, अगड़ी जात, ये सब बहुत ही खराब शब्दावली का उपयोग करना पड़ता है, लेकिन ये है तो है। तो मुझे लगता है कांग्रेस ये चाहती है कि ये डिबेट हो, इसको आप समझिए। कोर्ट में गिर जाएगा, नहीं हो पाएगा, इससे उसे मतलब नहीं है, उसे मुसलमानों का भला करने से मतलब नहीं। चाहती है कि देश में चर्चा चले कि मुसलमान के लिए कौन सी पार्टी खड़ी है, कांग्रेस खड़ी, उसके लिए ये सारे काम कर रही। बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें गोल गोल तो कुछ है नहीं। जी ठीक है, मौलाना साहब भी हमारे साथ है। मौलाना साहब, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, राजनीतिक पार्टियां आपस में लड़ रही हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर, लेकिन जिसके पीछे लड़ाई हो रही है, जिस मुसलमान के पीछे ये पूरी बात हो रही है, उसका क्या कहना है इस पे? देखिए विपिन जी, एक बात तो तय है कि इस देश की पूरी राजनीति का केंद्र बिंदु आज के टाइम में मुसलमान है। कोई मुसलमान को आरक्षण देकर रिझाने की बात कर रहा है, कोई मुसलमान का आरक्षण लेकर रिझाने की बात कर रहा है, कोई उसके खिलाफ कानून बनाकर रिझाने की बात कर रहा है, कोई उसके फेवर में कानून बनाकर लाकर जो है उसको साधने की बात कर रहा है। तो ये जो सारी चीजें हैं कि मुसलमान केंद्र बिंदु है। लेकिन मैं भी इस बात को मानता हूं कि संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के तहत धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण नहीं दिया जा सकता। मैं भी इसके खिलाफ हूं कि मुसलमान को मुसलमान होने के नाते आरक्षण दिया जाए। ये कांग्रेस जो कर रही है, ये हमारे साथ आज पहली बार नहीं हुआ है। आजादी से लेकर अब तक कांग्रेस ने जो भी किया है वो तारीख का हिस्सा है। मुसलमान आजादी के बाद नौकरियों में कहां था, विधानसभा में कहां था, पार्लियामेंट में कहां था, आज कहां है, ये सब कांग्रेस की देन है। और कांग्रेस ने हमें जिस जगह लाकर खड़ा कर दिया, उसकी जीती जागती मिसाल सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है। लास्ट में इन्होंने हमारे जख्मों पर नमक छिड़का और ये कहा कि साहब मुसलमान तो दलित से बदतर जिंदगी जी रहा है। अरे 65 साल आप हुकूमत कर रहे हैं और मुसलमान आपको भर भर के वोट दे रहा है। ये कितनी शर्म की बात है आपके लिए कि 65 सालों में मुसलमान को आपने दलित से बदतर बना दिया। और उस पर सोने पे सुहागा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट तो आपने ला दी और बता भी दिया आपने, लेकिन उसके बाद भी 10-11 साल आपकी सरकार रही, आपने सच्चर कमेटी की सिफारिशात को लागू नहीं किया। मैं ये कहना चाहता हूं, जितनी जगह कांग्रेस की सरकार है, अगर आप मुसलमानों के प्रति ईमानदार हैं तो जो सच्चर कमेटी की सिफारिशात है उन पर इंप्लीमेंट कर लीजिए, उनको लागू कर दीजिए। आप आरक्षण की बात मुसलमानों के लिए क्यों कर रहे हैं? सच्चर कमेटी ने तो मुसलमानों को बहुत कुछ दिया है। आप उनकी जो भी सिफारिशात हैं उस पर अमल दरामद कर लीजिए और कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन इनको मुसलमानों के लिए करना नहीं है, मुसलमानों का नाम लेकर राजनीति करनी है। आज का मुसलमान जागरूक है, मुसलमान समझ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। आज मुसलमान को जिस तरह कांग्रेस ने अछूत बनाकर छोड़ दिया, आज कांग्रेस जो है मुसलमानों के महलों में वोट मांगने नहीं जाती, मुसलमानों के नेताओं के साथ मंच साझा नहीं करती। यही काम अखिलेश यादव कर रहे हैं, यही काम दिल्ली में केजरीवाल ने किया। इसकी बुनियाद राहुल गांधी जी ने डाली। राहुल गांधी ने जो दूरी बनाई मुसलमानों से हिंदू वोट लेने के लिए, वो अपने आप में मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि जो कांग्रेस, जिसको हम भर भर के आजादी के बाद से 65 साल तक वोट देते रहे और अपना मसीहा समझते रहे, आज वो उसने हमें अछूत बनाकर छोड़ दिया। ठीक है।
पूजा जी, अब जिन्हें आरक्षण की बात पे पूरा हंगामा हो रहा है, सड़क से संसद तक बहस हो रही है, वही कह रहे हैं कि आपने उनका कभी ध्यान ही नहीं रखा। सबसे बड़ी बात, आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिएगा विपिन जी, मैं राजीव जी को आंसर करने से शुरू करना चाहूंगी, उसके बाद मैं भाई साहब को आंसर करूंगी। जब इन्होंने कहा कि हमने देश के 2 टुकड़े कराए, तो कांग्रेस वो पार्टी थी जो भारतीयों के साथ खड़ी थी और देश के स्वाधीनता संग्राम में वो कर रही थी। और जब गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट दिया, तो आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी और आपके वीर सावरकर, जिन्होंने 2 नेशन थ्योरी जिन्ना का समर्थन दिया था। पूजा जी, ये हम थोड़ा बहस से दूसरी, आप पहले इनका जवाब दे लें, फिर राजीव जी की उस बात का जवाब दे, तो थोड़ा तारतम्य में जाएंगी चीजें। हाँ, मतलब सच्चर कमेटी कांग्रेस के शासनकाल में बनी गई थी और सच्चर कमेटी की 76 रिकमेंडेशन है, जिसमें से 72 रिकमेंडेशन मान ली गई थी और उनको इम्प्लीमेंट किया गया था। ये कांग्रेस की सरकार है। और जहां तक आपने अभी बात नेहरू जी की थी, आपने कहा नेहरू जी का, तो ये जो तोड़ मरोड़ के व्हाट्सएप ज्ञान आप टीवी पैनल्स पे बैठकर देते हैं, तो ये सोनीपत के दंगे के टाइम नेहरू जी ने जो लोगों से कहा था कि उनको दंगाइयों को मारने से पहले मेरे खून से गुजरना पड़ेगा, इसको पाकिस्तान ने यूएन में यूज किया था कि देखिए मुसलमान डरे हुए हैं। तब नेहरू जी ने कहा था पाकिस्तान से कि मैं हिंदुओं का प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं और मैं भारत के लिए जीऊंगा और भारत को मरूंगा। ये वो प्रधानमंत्री नहीं थे जो कहते थे कि कांग्रेस आपका मंगलसूत्र छीन के मुसलमानों में बांट देगी। 80-20 शमशान कब्रिस्तान, ये तो कपड़ों से पहचाने जाते हैं। आप सौगाते मोदी के नाम पर सिर्फ उनको खजूर, सिर्फ उनको सेवैया, सिर्फ उनको एक जोड़ी सूट और एक जोड़ी कुर्ता पैजामा देने तक ही सीमित रखना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि सामाजिक आर्थिक, आज बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट है कि 56% मुसलमान आज भी पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। आप नहीं चाहते कि उनके लिए उनकी सामाजिक, तो मैम अभी पूजा जी, अभी लगभग मौलाना साहब ने यही बात की, वो इसके लिए आपको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अब थोड़ा सा उस पर आंसर करें, मैं आपको जबरदस्ती घेरने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन हम नेहरू जी पे जाएंगे तो थोड़ा दूर चले जाएंगे। नहीं, मैं चाहूंगी कि मौलाना जी जो पूरे सांप्रदायिक हेमंता बिस्वा शर्मा जाके मियां मुसलमान कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं मंगलसूत्र छीन लेंगे, भैंस छीन लेंगे, कोई 80-20 कहता है, कोई शमशान कब्रिस्तान कहता है, कुंभ में आपको दुकान नहीं लगाने। मैं चाहती हूँ कि मौलाना जी उस पे भी बोले, और मैं चाहती हूँ कि मौलाना जी ये भी बोले कि क्या सौगाते मोदी के नाम पर आप लोग सिर्फ खजूर और सेवैया और ये लेकर मुसलमानों की अपलिफ्टमेंट के लिए, सामाजिक आर्थिक अपलिफ्टमेंट के लिए, उनकी नौकरियों के लिए अगर कोई कदम लिए जा रहे हैं तो वो कैसे हुए। और सबसे बड़ी बात, यहाँ कोई धर्म आधारित आरक्षण नहीं है, ये उनकी बैकवर्डनेस, उनके पिछड़ेपन को दिए हुए, उनको कैटेगरी 2B में दिया गया। और सिर्फ उनको नहीं दिया गया, यहाँ जो पूरी बात हो रही है जिसको ये एंगल दिया जा रहा है, मैंने पहले भी कहा कि 74% बैकवर्ड क्लासेस को दिया गया, कैटेगरी 1 ओबीसी को 4% दिया गया, कैटेगरी 2 ओबीसी को 15% दिया गया। ये सेक्शन 6 का वो 2B की बात जरूर कर रहे हैं। हालांकि ये अगेन एक टेक्निकल पॉइंट है, मुझे नहीं पता, आप कोई हमारे साथ इस तरह से विशेषज्ञ भी है नहीं। मैं थोड़ा सा मैं आ रहा हूं सर, 1 मिनट बस, मैं अपना पॉइंट जोड़ देता हूं, फिर आप उससे कंप्लीट कर दीजिएगा कि 2B में एक 8 लाख की लिमिट है, लेकिन इस पर्टिकुलर में सरकारी ठेकों में मुस्लिम ठेकेदारों के लिए आय की कोई सीमा नहीं रखी गई। सिर्फ मैं इतना क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं, वो भी रिपोर्ट्स के आधार पर। हाँ जी, हर्ष जी। देखिए, मुझे लगता है कि जो मौलाना साजिद रशीदी ने कहा, उस पर तो सीधा जवाब आना चाहिए था। पूजा जी अच्छी प्रवक्ता है, अपनी पार्टी का पक्ष खूब रखती हैं। अब 2 बड़ी सिफारिशें सच्चर कमेटी, कमाल की बात यह कि वो कौन कह रहा है जिसका नाम उन्होंने लिया, हेमंत विश्व शर्मा, जो मियाँ असमिया कहते हैं, बड़ा साफ कहते हैं, मियाँ मतलब जो बाहर से है, असमिया मतलब जो वहां का है, भले ही वो मुसलमान हो। हेमंत विश्व शर्मा इसको कई बार बता चुके हैं, लेकिन क्या करते हैं वो कह रहे हैं मदरसों को समाप्त करके आधुनिक शिक्षा प्रणाली वाला होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार क्या कहती है? मदरसों का मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार क्या कहती है? मदरसों को आप धार्मिक शिक्षा दे रहे हो उसकी बात अलग है, लेकिन साइंस पढ़ाइए, मैथ्स पढ़ाइए। सच्चर कमेटी की एक बड़ी महत्वपूर्ण सिफारिश ये है, यानी वो काम जो सच्चर कमेटी की सिफारिश में है उसका विरोध करते हैं कि अरे तो मुसलमानों को गलत ले जा रहा है। अरे भाई, उनको आप गणित पढ़ाएंगे, विज्ञान पढ़ाएंगे, कलाम बनाएंगे तो अच्छा है बुरा है? दूसरा, स्किल सेट डेवलप कीजिए। मुसलमानों के पास बहुत से स्किल सेट है जो उनका इनहेरिटेंस है, विरासत है, उनको वो आता है बहुत अच्छे से। अब क्या है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्किल सेट डेवलप कीजिए, साथ में उनको कर्ज उपलब्ध कराइए। क्यों नहीं कराया भैया आपने? वो भी मोदी सरकार के आने के बाद कर्ज उपलब्ध कराना है। सवाल यहां ये है
कि क्या मुसलमानों के साथ खड़े दिखने की ये जो कम्युनल पॉलिटिक्स है ये देश में जारी रहेगी, वरना ये कोई ठेके में कर देना। और मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं, मैं मौलाना साहब से बिल्कुल सहमत हूं कि इससे कोई मुसलमानों का और भला नहीं हो, लेकिन मुसलमानों का बड़ा वर्ग है जिसको लगता है कि भाई कांग्रेस हमारे लिए खड़ी हो गई, देखा वो कह रहे हैं कि हम तुमको ठेके में आरक्षण देंगे। और ठेके में आरक्षण, ये तो बहुत ही विचित्र है ना, कुछ और ढंग का काम किया होता। तो मुझे लगता है कि ये पूरी राजनीति प्रतीकों की है। सच्चर कमेटी की सिफारिश पर अगर कांग्रेस सरकार ने कुछ किया होता तो मुसलमान बेहतर हालात में होते, और उनको अधिकार है, इस देश के हर नागरिक को एक बराबर कानून होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि ये डिबेट उस तरफ जाए, कोई भी हो, किसी के लिए भी एक बराबर कानून हो, देश बेहतर स्थिति में पहुंचे। सतीश जी की एक राय ले लेता हूं। सतीश जी, यहां पर क्योंकि बात, जी मैं आता हूं, पूजा जी आपके पास भी आ जाऊंगा, अभी है समय हमारे पास, काफी समय है, आप रखिएगा अपनी बात मुसलमान को लेकर हो रही है। दक्षिण के कुछ राज्यों में हमें मुस्लिम आरक्षण के वो मिलते हैं कि कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, बहुत सारे राज्यों में नहीं भी हैं। आरक्षण अपने आप में चलिए एक चीज़ हो गई, और पिछड़ा वर्ग किसी भी समाज के अंदर हो सकता है, किसी भी धर्म में हो सकता है, वो अपने आप में एक अलग चीज़ है। सच्चर कमेटी का बार बार यहाँ पर जिक्र आ रहा है, बार बार बात ये जारी कि पिछले, लेकिन अगर हम देख लें 75 साल और उससे ऊपर आज़ादी के, लेकिन मुसलमानों की स्थिति सुधरी नहीं है। उसके पीछे क्या वजह है? क्या सिर्फ राजनीति एकमात्र वजह है कि ये स्थिति बनी हुई है, राजनीतिक खिलौना बन गए, आपस में ये सारी बातें होती रहती हैं? मौलाना साहब गलत मत मानिएगा शब्दों को, लेकिन उनकी स्थिति ना सुधरने के पीछे क्या सिर्फ देश के राजनीतिक दल, चाहे फेवर में हो चाहे विरोध में, वही हैं, या कोई और कारण भी होंगे? क्योंकि इससे आगे कभी बात ही नहीं बढ़ती। दोनों कारण है। एक तो जो रूढ़िवादी कट्टरवादी जो कट्टर इस्लाम के प्रवर्तक हैं वो वही साँचे में रखना चाहते हैं, और दूसरा जो आपने कहा कि राजनीति के हिसाब से खिलौना, तो है। अब मैं दो बातें और कहना चाहता हूँ यहाँ पर। पहला, कि जो लोग विकसित भारत की बात करते हैं और उनके अनुयायी, जो उनके बड़े तगड़े आजकल अनुयायी आ रहे हुए हैं, तो वो लोग कभी विकसित भारत की जब बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं? क्या मुसलमानों में जाति है और उसको ओबीसी में आरक्षण मिलता है तो किसको दिक्कत होनी चाहिए? विकसित भारत, सबका विश्वास, सबका साथ, सबका प्रयास, क्यों नहीं मानते इस चीज को? और इतना कुछ दिल में ठेस लगा हुआ है, इतनी कराह है, तो भाई सच्चर कमेटी या रघुनाथ मिश्रा कमेटी, दोनों में से कुछ रिपोर्ट तो लागू करवा दीजिए ना। हम तो मौलाना जी की बातों से तो आज मुझे एक बात नजर आ रही है कि आज तो कांग्रेस वाले जो है ना वो बड़े खुश होंगे, क्योंकि उनको बार बार मुसलमानों की पार्टी बनाया जाता है। तो आज तो मौलाना जी ने कांग्रेस को कट्टरवादी हिंदू करार दे दिया है। जब कट्टरवादी हिंदू करार दे दिया है तो भाजपा और जो परिवार है उसमें तो बहुत आज मतलब वो जल भून के राख हो जाएंगे। जी चलिए, तो मुझे लगा आप कुछ और भी बोलना चाह रहे हैं, तो ठीक है कि कटाक्ष था, मैंने बोल दिया जो बोलना था। जी, ये कटाक्ष था। राजीव साहब, तो बड़ा और थोड़ा आगे का प्रश्न है कि देखिए, चाहे वो संविधान की बात कह गए हों, डीके शिव कुमार बाद में माफ़ी मांग रहे हैं, सफाई दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, या फिर ये आरक्षण की बात हो, जो अगेन मैं कहूँगा टेक्निकल, हम उस टेक्निकलिटी में अभी घुसे भी नहीं और शायद डिबेट अलाउ भी ना करें, क्योंकि उतना टेक्निकल जाने का मतलब नहीं है। जो बड़ा मूल प्रश्न है वो ये है कि फिर परिस्थितियाँ अब जो भी हैं, इसी देश के लोग हैं, इसी देश के नागरिक हैं। कांग्रेस का एक अलग है, आप कहते हैं वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है। इधर आपके एंड पर ऐसा क्या रहता है कि हम ये देखें या ये माने कि आप एक साथ सबको लेकर चल रहे हैं? कोई वो आपका भी एक विजन होगा, वो विजन हमें शेयर कीजिए। हाँ देखिए विपिन जी, सबसे बहुत अच्छी बात आपने बोली। इसको सरल भाषा में डिफाइन करूं तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि आपने देखा कि ज्यादातर मुस्लिम परिवारों के अंदर कबूतर पाले जाते हैं, वो दड़बे में रखे जाते हैं, वो उनको भी एक बार को निकाल करके उड़ा दिया जाता है कि शाम को लौट करके आएगा, वापस इसी दड़बे में चला जाएगा। लेकिन इस दड़बे में से निकलने के लिए जब मुसलमानों ने कोशिश करी कि हम भी मुख्य धारा के साथ जुड़े, तब तक इन्होंने दड़बे के अंदर ताला लगा दिया। इसीलिए मैंने शाहबानो और शाहरा बानो की बात करी थी कि उन्हें बाहर ही नहीं निकलने दिया। कानून भी ऐसे बनाए कि ये पूरा इस्लामीकरण हो जाए और इनका जो है अपलिफ्टमेंट है वो हो ही ना पाए। और आज फिर उसके बाद
78 साल के बाद ये बोला जाए कि ये पिछड़े हुए हैं, तो आप सोचिए पिछड़ा हुआ रखा किसने था? पिछड़ापन की वजहें क्या थी? पिछड़ेपन की वजहें थी क्योंकि महिलाओं के पास अधिकार नहीं थे। पिछड़ेपन की वजहें थी क्योंकि कच्चे घरों में रहते थे, पक्के घर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। पिछड़ेपन की वजहें थी क्योंकि घर में नल नहीं था, हम नल पहुंचा रहे हैं। पिछड़ेपन की वजहें थी क्योंकि स्वास्थ्य लाभ नहीं ले सकते थे, और आपने देखा किस तरीके से अस्पतालों के बाहर उनके हालात होते थे। आयुष्मान भारत योजना हमने ला करके दी। पिछड़ेपन की वजह यह थी क्योंकि इनके पास हुनर होते हुए भी मौके नहीं थे। वो मौके भी किसने मुहैया करवाए? वो भी हमने करवाए। हमने तो हर तरीके से सोचा कि मुसलमान को उठाया जाए, लेकिन इन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति के चलते अपनी दुकान तो चला ली, इनकी दुकान बंद करवा दी। यही था एक फर्क हमारे में और इनके अंदर। हम पर इल्जाम लगता है कि हम एंटी मुस्लिम हैं, और जितनी वेलफेयर स्कीम हमने मुसलमानों को दी है इतनी आज तक देखेगा आजादी के बाद से किसी भी सरकार नहीं दे पाई। यहां पे अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं, ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, ये अपने आप को हिमायती बताते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान करने वाले अगर मुसलमानों के कोई है तो वो यही लोग हैं। हम तो बार बार बोलते हैं, हम चाहते हैं कि मुसलमान के बच्चे के पास हाथ में लैपटॉप हो, हमने यही बात तो करी, ये उसका विरोध करते हैं। हम कहते हैं मुस्लिम महिलाएं बाहर निकले और अपना करियर बनाएं, उसका विरोध कौन करते हैं? यही लोग करते हैं। हम कहते हैं मुस्लिम महिलाओं के पास ये अधिकार होना चाहिए कि अगर वो एक बार उसकी शादी हो गई तो उसके घर में उसके पति के पास ये अधिकार ना हो कि मैं तुझे घर से बाहर निकालता हूं केवल 3 बार बोलने पर, ट्रिपल तलाक, उसका विरोध कौन करते हैं? यही लोग करते हैं। तो जब आप विरोध इन बातों का कर रहे हो तो आप क्या उम्मीद करते हैं? क्या ये मुसलमानों के हिमायती हो सकते हैं? हाँ, ये बात जरूर कहूंगा, ये संविधान की धज्जियां उड़ा सकते हैं। जब इनका अपने पर्सनल इंटरेस्ट आ जाते हैं, ये धज्जियां उड़ा देते हैं। इतिहास बन चुका है, ये अपने आप को लिबरल मॉडर्न कहने वाले नेहरू जी के टाइम से इतिहास बन चुका है। क्यों नहीं दिया इन्होंने मुस्लिम महिलाओं को अधिकार? अरे छोड़िए, नेहरू जी ने गलती करी होगी, उनकी लालसा था कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, उस वक्त की परिस्थितियां ऐसी रही होंगी। लेकिन आज 78 साल के बाद जब पाकिस्तान कहता है ट्रिपल तलाक नहीं, जब इंडोनेशिया कहता है ट्रिपल तलाक नहीं, जब मलेशिया कहता है ट्रिपल तलाक नहीं, जब मुस्लिम देश कहते हैं ट्रिपल तलाक नहीं, ये आज भी अड़े हुए हैं। इनसे बड़ा तो मौलवी कोई नहीं है। आप सोचिए, इनसे बड़ा मौलवी कोई नहीं है। इनसे बड़ा तो मुझे लगता है कल को कुरान भी इनसे सीखने जानी पड़ेगी मुसलमानों को। तो आप ये सोचिए, हमने तो जो किया वो आपके सामने है, और जो ये कर रहे हैं उसके पीछे केवल और केवल इनकी अपनी दुकान या अपनी छोटी सी नाव जिसके अंदर पतवार नहीं है उसको प्रोपेल करने के लिए करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, तो एक छोटा सा सवाल, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन और राजीव जी, क्योंकि पूरी जो बहस है वो आरक्षण से उठी है, तो अब ये जो 4% आरक्षण की बात आई ठेकों में, सरकारी ठेकों में, और जितना मैंने पढ़ा या जाना, मतलब उसमें और भी बैकवर्ड क्लासेस इंक्लूडेड है, और भी अल्पसंख्यक उसमें इंक्लूडेड है, कंप्लीटली शायद 4% उनको नहीं है। इसका आप क्या करेंगे? इस बात का भी विरोध है, या इस बात का विरोध नहीं है, उसके पीछे का जो भाव है उसका विरोध है, और फिर वो बात संविधान पे गई? देखिए, पहली बात तो यह है कि कोई भरोसा नहीं है विपिन जी, ये अपने विधानसभा के अंदर बिल भी लेकर के आ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज भी किया जाएगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। अब वो बोल ही रहे हैं कि इसको तो चैलेंज भी किया जाएगा। हाँ। इस तुष्टीकरण की राजनीति, हाँ, तुष्टीकरण की राजनीति के चलते ये कुछ भी कर सकते हैं। मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं, ये मुसलमान के नहीं, ये देश के विरोधी इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने मुसलमान को आज तक भारतीय नहीं बनने दिया। मैंने आपको बताया, इनको अलग रखा। नेहरू जी ने आजादी के बाद बाबा साहब से यही बहस करी थी। बाबा साहब ने कहा कि सब लोगों को एक जगह पे इकट्ठा मत करिए, सबको एक कल्चरल माहौल दीजिए, अलग अलग मोहल्लों में रहेंगे, अलग अलग मोहल्लों में जाएंगे, और उनका जो आपसी समन्वय है हिंदू और मुसलमान का वो बेहतर होगा। तो नेहरू जी ने कहा नहीं, वो डरे हुए हैं, उनको एक साथ रखिए। जब ये बात आई कि भाई हम जो मुस्लिम कानून है, ऐसा कोई कानून नहीं होना चाहिए, जब बाबा साहब ने बोला तब भी नेहरू जी ने कहा नहीं, इससे गलत संदेश जाएगा। तो आपने तो उनको भारतीय नहीं बनने दिया, उसके भारतीय ना बनने देने के पीछे की जो सबसे बड़ी वजह रही वो भी आप ही रहे। तो आपने डिटैच करके रखा ना इनको देश से, और आज देखिए डिटैच करके पिछड़ापन दिखा करके आज फिर से तुष्टीकरण करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, चलिए एक छोटा ब्रेक लेता हूं, यहां पर एक छोटा ब्रेक लेता हूं। कई सारी बातें यहां पर निकल कर आ गई, अब बात आरक्षण से संविधान तक गई, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कुल मिलाकर क्या माने इस चीज को कि ये सिर्फ एक बात थी, किसी इंटरव्यू में निकल गई, उसका बवाल बना और ऊपर चली गई है? हमको एक बहुत गहरे डिबेट में ये छोड़ के जाता है कि ओवरऑल देश का जो मुस्लिम समुदाय है उसका सच में उत्थान कैसे होगा। एक बात जेटली साहब कह रहे हैं उस तरीके से, दूसरी बात जो मैम कह रही हैं पूजा जी उस तरीके से, या फिर हमारे बाकी पैनलिस्ट जिस तरीके से अपनी राय रख रहे हैं, कहाँ से वो बात आगे बढ़ेगी
ये एक बड़ा सवाल होगा। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कोशिश करेंगे कि इस सवाल के कुछ सिरे ढूंढ पाए। छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। आवाज अड्डा आप देख रहे हैं और यहाँ पर एक अच्छी लेकिन सारगर्भित बातचीत चल रही है और मामला निकला मुसलमानों को आरक्षण में, जो कि कर्नाटक सरकार ने दिया सरकारी ठेकों में, और फिर बात चली गई संविधान तक की क्या संविधान इससे बदल जाएगा, संसद तक मामला गया और अब उस पर हम बातचीत कर रहे हैं। आगे बढ़ूँ उससे पहले मौलाना साहब एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा, मेरे मन में आया कि ये सवाल मैं आपसे पूछूँ। आपने कहा कांग्रेस को काफ़ी बड़ा जिम्मेदार बताया अपनी हालत के लिए, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी, अभी बहुत सारी बातें यहाँ पर बोली राजीव जी ने ब्रेक से पहले, तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस ने तो आपकी दुर्गति की, लेकिन दूसरी पार्टियों में, चाहे मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं या किसी और पार्टी की, उन्होंने आपके साथ मतलब उनकी नीतियों से आपके समाज का भला हुआ, आपके लोगों का भला हुआ? देखिए, आपने एक मिसाल सुनी होगी विपिन जी कि बकरी ने दूध दिया, मैंगनियों भरकर दिया, तो क्या दिया? बीजेपी, इसमें कोई दो राय नहीं, जो भी स्कीमें हैं संविधान के मुताबिक, जो भी स्कीमें निकल रही देश में, मुसलमान उससे अछूता तो है नहीं जी। लेकिन यहाँ बीजेपी भी उसको कांग्रेस की तरह कहीं ना कहीं मुसलमान का नाम देकर हमने मुसलमानों को ये दिया, हमने मुसलमानों को ये दिया, हमने मुसलमान। मुझे आप ये बताइए, संविधान से अलग क्या कोई पार्टी किसी भी समुदाय को या किसी धर्म के लोगों को दे सकती है? नहीं दे सकती, कोई भी पार्टी नहीं दे सकती, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी हो या अब भारतीय जनता पार्टी हो। लेकिन उसका ढंढोरा पीटा जा रहा है कि हमने मुसलमान को ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया। खैर, जो भी दिया, जिसको भी दिया, वो हिंदू को भी दिया, मुसलमान को भी दिया, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं। सवाल ये है कि जो पार्टी देश में सबसे बड़े लंबे टाइम तक जिसने शासन किया, क्या उस पर यह सवाल नहीं उठता कि देश की एक बड़ी आबादी, जो माइनॉरिटी में सबसे बड़ी माइनॉरिटी है, वो आज तक पसमानदगी का शिकार क्यों है? वो आज तक नौकरियों में अपने हक क्यों नहीं पा पाई? सवाल अब चूंकि वो तो हो गया, वो पास्ट हो गया, वो भूतकाल हो गया, आपने सवाल उठाया उस पर, अच्छी बात है, लेकिन जो वर्तमान है, आपको लग रहा है कि धीरे धीरे चीजें बेहतर हो रही हैं? नहीं, मैं बता रहा हूँ, उसको सुन लीजिए। देखिए, कांग्रेस ने जो भी किया मुसलमान के साथ, मैं उसको बार बार इसलिए दोहराना चाहता हूँ कि वो हमारे लिए इतने बड़े जख्म हैं कि हम उनको भुला नहीं पा रहे हैं चाहकर भी। हाँ, तो मैं यही मौलाना साहब पूछ रहा हूँ कि वो जख्म है, तो वो जख्म अब थोड़े बेहतर हुए, थोड़े भर रहे हैं, थोड़ा बेहतर लग रहा है तबीयत? यही तो सवाल है मेरा। भारतीय जनता पार्टी, मैं फिर कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पार्टी मुसलमानों को अलग से तो कुछ नहीं दे सकती। एक बड़ा फायदा इस वक्त में ये हुआ है मुसलमानों का, जो मैं कहना चाहता हूँ कि टीवी चैनल पे कांग्रेस के शासन में मुसलमान जेब कतरा बनता था, लूटमार करने वाला बनता था, चोरी करने वाला बनता था। राहगीर जितने लुटेरे होते थे उसमें 80-90% मुसलमान हुआ करते थे, और ये खुली छूट होती थी कांग्रेस की तरफ से कि जो चाहे करो, तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं करेगा। आज भारतीय जनता पार्टी ने कुछ भी चाहे ना दिया हो मुसलमान को, लेकिन एक बहुत बड़ा परिवर्तन मैं ये देख रहा हूं मुसलमानों में कि जो बच्चे जेब काटते थे, जो बच्चे रास्ता लूटते थे, जो बच्चे आवारा थे, आज वो अपने काम पर लगे हुए हैं। वो चाहे डंडे के डर से हो या मसावत के डर से हो, कोई भी डर उसको मान लीजिए, लेकिन वो बच्चे आज काम पे लगे हुए हैं। बड़ी बात कह रहे हैं मौलाना साहब। हर्षवर्धन भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी टिप्पणी पूजा जी से लेना चाहूंगा। नहीं, मैं पूरी कर लूं। हाँ, कर दीजिए। मुझे 30 सेकंड और दीजिए। तो ये देश का मुसलमान, देखिए, किसी भी पार्टी से, किसी भी सरकार से कुछ नहीं चाहता। एक बात जरूर चाहता है कि हम अमन के साथ अपनी जिंदगी जिए। हम आज पछड़े नहीं है। मैं आपको फिर कहता हूं आपके चैनल पे, मुसलमान पछड़ा नहीं है। मैं देख रहा हूं पिछले 30 साल पहले जो हालात थे हमारे, आज वो हालात नहीं है। और उसके लिए मैं ये भी नहीं कहता कि बीजेपी ने ये हालात बिल्कुल आकर बदल दिए। पिछले 10-20 सालों में तमाम लोगों के हालात, जिस तरह से परिवर्तन आया है देश में, और जिस तरह से लोगों के हालात अच्छे होने शुरू हुए हैं, मैं गांव देहात में देखता था कि एक घर में अगर एक सब्जी बन जाती थी तो 2-3 घर उसको जी सर, क्योंकि अब समय थोड़ा कम रहेगा। ठीक है, आपकी बात समझ गए पूजा जी।
देखिए, कांग्रेस शासन में मुसलमानों के बच्चे जेब कतरे बन रहे थे, आवारा थे, और अब आज भारतीय जनता पार्टी में अब बकायदा बड़े स्किल डेवलपमेंट हो रहा है। इसका मैं बाकी बात इधर उधर नहीं करूंगी, मैं आंकड़ों पे आऊंगी। अभी बजट 2025 आया है, मैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के बजट कट्स की बात करूंगी। उस्ताद स्कीम हो, नई मंजिल स्कीम हो, लीडरशिप डेवलपमेंट फॉर माइनॉरिटी वुमेन, मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप जो 1000 हर बच्चे को कक्षा 1 से 8 पे दिया जाता था, उसको स्क्रैप कर दिया गया। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 93% की कट के साथ हुई। इन लोगों को मदरसा से दिक्कत है, मदरसा के तो 99% फंडिंग ही काट दी। उसके बाद अभी हर्षवर्धन जी स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे थे कि आप कब तक उन पे वोट करते रहेंगे। तो स्किल डेवलपमेंट में जो 64 करोड़ का बजट था, उसको समेट के 3 करोड़ का कर दिया गया है। तो अभी भी अगर 64 करोड़ के 3 करोड़ और 28% और 73% के मेरिट का मीन्स और स्कॉलरशिप जो बाहर के या जो मुसलमान के बच्चे ओवरसीज स्कॉलरशिप जाते थे, 200 करोड़ से 0.01 करोड़ हो गया है। ये बजट है और ये आंकड़े हैं और ये सरकारी आंकड़े हैं, हम जाकर इन्हें चेक कर सकते हैं। अगर इतना अच्छा कर दिया था तो इस 4% की जरूरत क्यों पड़ गई? नहीं बन रही तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो इन्हें भारतीय जनता पार्टी के साथ ही होना चाहिए, जो कि 200 से 1 करोड़ पे ला देते हैं, 64 से 3 करोड़ पे ला देते हैं, मैट्रिक बंद, स्कॉलरशिप बंद कर देते हैं, बच्चों को 1000 रुपए नहीं देते, लीडरशिप स्कीम्स बंद कर देते हैं, उस्ताद स्कीम बंद कर देते हैं, नई मंजिल स्कीम बंद कर देते हैं, नेशनल मौलाना आजाद एजुकेशनल फंड बंद कर देते हैं। उसके बाद भी अगर बच्ची जेब कतरे नहीं बन रही, ये तो बहुत ही चमत्कारी। और मोदी जी सही कहते हैं कि उनके ऊपर तो कोई डिवाइन हाथ है, फिर तो कोई बात ही नहीं होती। अगर आप ठीक है, राजीव जी कुछ कह रहे थे, ठीक है, ओके राजीव जी। कमीशन को ही बंद कर दीजिए। अगर मुसलमान कांग्रेस के बच्चा बात समझ नहीं पा रहा हूँ। आपने जब डिबेट की शुरुआत करी थी तो इन्होंने कहा था कि मुसलमान पिछड़ेपन में है, सीतारमैया भी कह रहे हैं पिछड़ेपन में है, डीके शिव कुमार भी कह रहे हैं पिछड़ेपन में है, जो कांग्रेस पूरी कह रही है पिछड़ेपन में है, तो ये स्कीम कैसे गिनवा रहे हैं? उसके पीछे की वजह क्या थी? आप ही तो लोग थे। अगर यही स्कीम थी तो ऐसे हालात क्यों थे? नहीं तो मैं कह रही हूँ ना, बजट कट आपने किया है, बच्चों की शिक्षा का पैसा आपने काटा है, बच्चों की स्कॉलरशिप का पैसा आपने काटा है, बच्चों को बाहर पढ़ाई भेजने की शिक्षित नहीं है तो स्किल डेवलपमेंट का पैसा काटना है। आपके आप डिफाइन कर रहा हूं, वो शिक्षित नहीं है, उनके पास घर नहीं है, वो पिछड़े हुए हैं, उनको मुख्यधारा में लाना है। ये आप ही ने तो बोला अभी थोड़ी देर पहले। शिक्षा दीजिए, उन्हें अवसर दीजिए, उन्हें उनके हाथ में पैसे दीजिए, तब जाके वो आगे बढ़ेगा। अवसर ही तो दे रहे हैं हम, अवसर की वो पंचर वाले, हमने यही तो बोला। उनके हाथ में सिर्फ एक ईदी पकड़ा के आपको लगता है कि आप वोट बैंक पॉलिटिक्स को साध लेंगे, ये नहीं है। उस बच्चे को अगर 1000 रुपए मिल रहे हैं, अगर आपने मुसलमानों का उत्थान करना है, मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक राय देता हूँ, मुसलमानों का उत्थान करना है तो जो हमारी मोदी जी की दी हुई स्कीम है ना, अपने सारे कार्यकर्ताओं को बोलिए हर घर के में मुसलमान के जाकर के उनको समझाएं, उनको ये स्कीम दे। इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता कोई। अगर सरकार किसी गरीब मुसलमान के बच्चे को विदेश भेज रही है पढ़ने के लिए, ठीक है, मुझे लग रहा है ये डिबेट दूसरी तरफ चली जाएगी। हर्षवर्धन, हम वापस से ट्रैक पर आते हैं। ये आरोप प्रत्यारोप लगते ही रहेंगे, दोनों तरफ से आएंगे कि आपने सही किया। मौलाना साहब ने एक तस्वीर पेश की, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम उनकी तस्वीर को पूरा एक 100% रिप्रेजेंटेशन मान रहे हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पे अपनी एक बात रखी। आप कुछ कहना चाह रहे थे उसी दौरान। नहीं, देखिए, अगर मौलाना कह रहे हैं तो उनकी बात तो सुननी पड़ेगी ना। हम 6 लोगों में वही अकेले मुसलमान हैं, बाकी तो मतलब चिंता भले कर लें, मुसलमान तो वही हैं और हम में से कोई मुसलमान हो भी नहीं सकता है, कहने से थोड़ी ना हो जाएगा। और अगर मौलाना रशीदी ये कह रहे हैं तो वो समाज में रहते हैं, उनकी बात को आप किसी तथ्य से काटे तो समझ में आता है। सिर्फ कहें कि वो चमत्कार हो गया, डिवाइन हो गया, तो है भाई, ये तो सच है कि मुसलमान अब उस तरह से नहीं फंस रहा है। और तो और जब दंगे कम होते हैं तो उसमें भी मुसलमान कम फंसता है, पहले ज्यादा दंगों में फंसता था। तो ये तो फैक्ट है। लेकिन सवाल यहां यही है कि कब हम देश के नागरिक की तरह हिंदू मुसलमान छोड़कर देखना बंद करेंगे। कांग्रेस ने इस पॉलिटिक्स को अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया, क्या इसमें कोई भ्रम है? लंबे समय तक मुसलमान उनका पक्का वाला वोटर रहा। अभी भी राहुल गांधी वही कर रहे हैं, हिंदुओं को जाति में बांट दो, जाति जाति चिल्लाओ और मुसलमान एक साथ आ जाए। अभी वही कोशिश दिखती है। इसके अलावा तो कोई वजह नहीं है कि ठेके में 4% दे दिया और उस पर नेशनल डिबेट हो रही 3 दिन से। तो ये सब तो जानबूझकर किया गया लगता है। और मैं बार बार कह रहा हूं, कांग्रेस इससे खुश हो रही होगी कि फिर से उसके ऊपर मुसलमान वाली पार्टी होने का ठप्पा लग रहा है। जी, सतीश जी, आपकी राय?
मैं तो यही कह रहा हूँ, हर्षवर्धन जी को ही कह रहा हूँ कि जब तक आप 80-20 की राजनीति करेंगे, जब तक आप बटो कटो की बात कहेंगे, तब तक वो भारतीय वाला शब्द आप पचा जाइए, इसको आप मत बोलिए, नहीं हो पाएगा। हम तो ये कहना चाहते हैं। नीति लोप रहता है क्या? सुन लीजिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी हूँ। नहीं, राजीव जेटली को बताइए ना, नहीं, आप नीति लोप रहता है बहुत। अरे आप कुछ भी अरे आप भी तो, आप भी और जेटली जी में कोई अंतर थोड़ी है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, सुनिए, राजीव जी का ही जवाब दे रहा हूँ। नहीं, लेकिन का ही जवाब दे रहा हूँ। कैसे बात कर सकते हैं? आप कहते हैं कि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमेशा इसी तरह की उटपटांग बात करते हैं। कोई संदर्भ तो सुन तो लीजिए, आप बोलिएगा वैसे तो उसी जवाब तो मिलेगा ना। आप सुनिए, अरे काहे के लिए आप बेकार मतलब, चले हर्ष जी बोलने विषय पे ही बोल रहा हूँ। आप यही विषय का हिस्सा था। आप सुनिए ना भाई, बेकार वो वाला दूसरा डिबेट में होता है ये सब। सुन लीजिए, राजीव जी के हिसाब से शुरू किया, मैंने आपका नाम लिया ही नहीं। आप मुझे क्यों बता रहे हैं? तो सुन लीजिए, एक लाइन ढंग की बोल नहीं पाया। आपको, आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? आपको इतना क्यों लग रहे हैं? मैं मौलाना जी को कहता हूँ, मौलाना जी को कहता हूँ, सुनिए, अरे सुन तो लीजिए, सुन लीजिए, अरे बड़ा खराब लगता है। अरे सुन लीजिए ना भाई, अरे सुन लीजिए ना, आपको लगता होगा, हमको ठीक लगता है। एनीवे, चले हर जी सुनिए, कहने दीजिए जी, रुको सतीश जी बोलिए। हर जी बोलने दीजिए सर। नहीं बोलने दे रहे, लेकिन मौलाना जी, सिंह की बड़ी खराब आदत। मौलाना जी को ये समझना, अरे तेरी के सुनो यार, मौलाना जी को ये पता होना चाहिए कि आरएसएस की एक बैठक हुई आज से कुछ दिन पहले, और उसके बाद जो उन्होंने 5-7 कार्यक्रम दिए, तो मुझे तो यही लगा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि ये तो अल्पसंख्यक को मानते ही नहीं है, माइनॉरिटीज को मानते नहीं, और उसमें अगर मुसलमान जोड़ लीजिए तो उनको मानते ही नहीं। तो बात ये हिंदू मुसलमान वाली बात तो रहेगी, ये तो है ही। तो ये हमारे कहने का मतलब ये है कि भाई आप एकांकी चलेंगे, जैसे राजीव जी की बातों से लगा कि सब कुछ हो गया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, मुसलमान भी बहुत आगे बढ़ गया, ये हो गया वो हो गया। खाली इनसे यही पूछना चाहिए कि क्या हिंदू समाज पूरा ऊपर से नीचे तक, नीचे वालों की बात तो करोगे ना, क्या उनको हटा के अब सीधे एक ही हिंदू हो गया? ऐसा नहीं है। हिंदू जातिगत व्यवस्था है, तो क्या सबके अच्छे दिन आ गए? तो शायद खाली मुसलमानों के अच्छे दिन की बात क्यों करते हो? पिछड़े वहां भी रहे हैं, यहां भी होंगे। इसको आप तार्किक रूप से वास्तविकता में स्वीकार कर लीजिए, तो विकसित भारत बनेगा। हम भी उसके साथ हैं, क्यों नहीं? हम भी चाहते हैं हर कोई भारतीय कहलाए। हाँ जी, मौलाना साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। देखिए, अभी सतीश जी ने एक बात कही, मैं ये कहना चाहता हूं, आरएसएस अगर मुसलमान को मुसलमान नहीं मानती, माइनॉरिटी नहीं मानती, तो ये इतना बड़ा सत्य है हिंदुस्तान में कि मैं मुसलमान हूं और यहाँ कम से कम 25 से 30 करोड़ मुसलमान है। ये इतना बड़ा सत्य है, जितना बड़ा सत्य है दिन में सूरज का उगना। किसी के मानने न मानने से फर्क नहीं पड़ता सर। कोई ना माने हमें तो क्या हम मुसलमान नहीं रहेंगे? क्या देश में मुसलमान लुप्त हो जाएगा? क्या देश में मुसलमानों का जो संविधान में अधिकार है वो खत्म हो जाएगा? ना माने कोई, उसके न मानने से क्या होता है? कांग्रेस ने तो हमें 65 साल तक माना, लेकिन क्या दिया? मानकर भी हमें क्या दे दिया? समाजवादी ने मानकर हमें क्या दे दिया? आम आदमी पार्टी ने मानकर हमें क्या दे दिया? सवाल तो वही है ना सबसे बड़ा, कि जो लोग हमें मानते थे और मानते आए हैं और आज भी हम भर भर कर उनको वोट दे रहे हैं। आप देखिए समाजवादी को कितना वोट दिया मुसलमानों ने, 36 से 37 सीटें आ गई। उनके यादवों ने उनको वोट नहीं दिया, हिंदू ने उनको वोट नहीं दिया। यहाँ दिल्ली में देखिए 74% जो है आम आदमी पार्टी को मुसलमान ने वोट दे दिया। हम तो दे रहे हैं सबको, इन्होंने मानकर हमें क्या दे दिया? और जो हमें नहीं मान रहे हैं वो हमारा क्या संवैधानिक अधिकार छीन लेंगे? ऐसा क्या आप मानते हैं इस बात को कि भाई अगर मुसलमान को मुसलमान न माना जाए तो क्या हमारा वोट राइट छीन जाएगा, देश में जीने का अधिकार छीन जाएगा, हमें देश से निकाल दिया जाएगा 25 से 30 करोड़ मुसलमानों को? ये तो सर संभव ही नहीं है। तो किसी के मानने न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता।
जी चलिए, क्योंकि अब मेरा समय भी समाप्त हो गया। बात शुरू हुई थी आरक्षण से, फिर संविधान वाली वो डीके शिव कुमार साहब की बात से, और वो फिर निकलते निकलते, और उसको जाना भी था, वो बात आनी थी मुस्लिम उत्थान पे कि उनको क्या मिला, चाहे वो कांग्रेस ने किया नहीं किया, बीजेपी में क्या मिला, बहुत सारी चीज़ें, और बहुत सारी चीज़ें तो शायद हम यहाँ बात कर भी नहीं पाए। लेकिन कुल मिलाकर बात को कंक्लूड कहाँ करें, बात शायद कंक्लूड कभी हो नहीं सकती किसी एंड पे जब विषय इतना बड़ा हो। लेकिन यही कहेंगे कि एक जो सबको, सही अभी किसी ने बोला तो ठीक ही बोला कि सब तरह के लोग हैं, मतलब अगर हम जाति के हिसाब से देखें तो भी, हम धर्म के हिसाब से देखें तो भी, और अगर हम आय और इस हिसाब से देखें, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से देखें तो भी। अब वो ऊपर कैसे आएंगे, वो देश में जो सत्ता चला चुके हैं या जो सत्ता चला रहे हैं उनको देखना तो पड़ेगा। ये विवाद सब कुछ चलते रहेंगे, और साथ में क्या हिंदू क्या मुसलमान, सबको मुख्यधारा में काम तो करना होगा, देश के हिसाब से करना होगा, अपने काम पे ध्यान देना होगा, तो सारी चीज़ें अपने आप ही सही होंगी। बाकी बहुत सारी चीज़ें, जैसे संविधान पे चूंकि डिबेट थी और दोनों तरफ से आया कि संविधान को कोई बदल नहीं सकता, बिल्कुल नहीं बदला जा सकता, और वो संविधान इतना सशक्त है कि हम सबको एक साथ आगे लेके चलने की ताकत रखता है, और अगले कई सदियों तक संभव है ऐसा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।